दोस्तों फाइनेंस में ना कुछ थंब रूल्स होते हैं जैसे कि 50-30-20 रूल, रूल ऑफ 72। इन रूल्स को ना जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनसे हम अमीर नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनसे एक हमें जनरलाइज़ तरीके से पता लग जाता है कि हम अपने पैसों को या अपनी पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करें। अब कहा जाता है कि ये जो रूल्स होते हैं ना, ये काफ़ी हद तक जनरलाइज़ होते हैं। अगर आप इनको सुन के एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो करने वाले हैं तो ये तरीका सही नहीं है। लेकिन आप अगर इनको जान करके एक अपने हिसाब से अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करते हैं, तो ये थंब रूल वहाँ पे बहुत काम आते हैं। तो आज एक रूल के बारे में बात करते हैं। इस रूल का नाम है रूल ऑफ 3 into 3 into 3। तो इस रूल के हिसाब से ना सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है एसेंशियल्स में। एसेंशियल्स क्या होते हैं? एसेंशियल्स होते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड्स क्या होता है? इमरजेंसी फंड्स की अगर कल को खुदा ना खास्ता आपके जॉब चली जाती है या आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की आपदा आ जाती है जिसकी वजह से आपके पास पैसे नहीं होते, तो आपके पास आइडियली 12 महीने का या फिर एटलीस्ट 6 मंथ्स की सेविंग होनी चाहिए। अब आप इसको कहाँ सेव करेंगे? आप इसको एफडी में सेव करेंगे। एफडी इसीलिए होती है। तो 70% आपने एफडी में सेव किया, 20% आपने बैंक अकाउंट में सेव किया। मैं क्या करता हूँ ना, एक दूसरे बैंक अकाउंट में वो जो अमाउंट होता है उसको डाल के रख देता हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है या कोई भी अगर मेरे पे एक्सपेंस आ जाता है तो मैं उसको दूसरे अकाउंट से विड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन उसको प्राइमरी अकाउंट में नहीं रखता हूँ। अब आप देखो कि आप उसको प्राइमरी अकाउंट में रखोगे या आप उसको किसी दूसरे अकाउंट में रखोगे, और जो बाकी 10% है उसको आप घर में एज अ कैश रखोगे, लिक्विडेट करके रखोगे, अपनी अलमारियों में रखोगे, अपने लॉकर में रखोगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखोगे, सिर्फ 10% रखोगे। तो 70% एफडी में, जो कि होती इसलिए है, एफडी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती है, एफडी सेविंग्स के लिए होती है। तो 70% एफडी में, 20% एक किसी दूसरे अकाउंट में, एक किसी सेविंग अकाउंट में, और 10% आपके घर में, यानी आपके लॉकर में या आपकी अलमारी में। फिर आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। हम सब जानते हैं कि अगर हमने कुछ अमाउंट जोड़ भी लिया है और कल को खुदा ना खास्ता हमें कोई बीमारी लगती है या हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फैमिली में किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो जितनी भी आपकी सेविंग्स होती है वो कितने दिन चल जाएगी? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। लेकिन हॉस्पिटल्स के बिल तो आपको पे करने पड़ेंगे। आप छोड़ तो सकते नहीं अपने फैमिली मेंबर को, आपको देना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो क्या करोगे आप? जो भी आपने अमाउंट जोड़ के रखा हुआ है, जो भी एक फैमिली के पास लमसम अमाउंट सेविंग्स पड़ी है, वो उस टाइम पे पूरी तरीके से टूट जाएगी, या फिर आप अपने ऊपर और वर्स्ट डेट ले लेंगे, कर्जा ले लेंगे। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है आज भी ना बहुत लोगों के पास नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, अपनी लीजिए, अपने फैमिली की लीजिए, लेकिन एक बात याद रखना कि इस हेल्थ इंश्योरेंस को अपने पेरेंट्स से अलग रखना है, क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ उस हेल्थ इंश्योरेंस को कंबाइन कर देंगे तो आपके पेरेंट्स की वजह से आपकी जो प्रीमियम है हेल्थ इंश्योरेंस का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने पेरेंट्स की अलग लीजिए और अपनी अलग लीजिए, या अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे, तो उनकी सेपरेट लीजिए। तो आपके पेरेंट्स की अलग और आपकी अलग। फिर आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को ना टर्म प्लान भी कहा जाता है, यानी कि खुदा न खास्ता कल को आपकी मृत्यु हो जाती है किसी वजह से, तो आपके पीछे जो आपकी फैमिली है, आपके माँ बाप है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनकी एक्सपेंसेस तो वहीं रहने वाले हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहीं रहने वाली है। बट बिकॉज आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, तो उनकी जो एक्सपेंसेस है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक अमाउंट देके आपकी फैमिली को सिक्योर करती है। आपकी लाइफ भले ही नहीं होती, लेकिन आपकी फैमिली की लाइफ को सिक्योर किया जाता है बाय गिविंग सम अमाउंट, जितना आपने कवर लिया होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना लेना चाहिए? आपकी एनुअल सैलरी का 20 से 25 गुना होना चाहिए। मतलब अगर आप कमा रहे हैं 5 लाख रुपया, तो आइडियली आपकी कमाई का 25 गुना, यानी 1 करोड़ 25 लाख रुपया, या एटलीस्ट 1 करोड़ रुपया आपकी लाइफ का कवर होना चाहिए। अब टर्म इंश्योरेंस में ना एक चीज़ थोड़ी-सी अजीब है कि आजकल लोग टर्म इंश्योरेंस प्लान को या लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जो कि एक ही होता है, उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। अपनी लाइफ कवरेज अमाउंट की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं कि अगर मैं पैसा दे ही रहा हूँ, तो थोड़ा और दे देता हूँ ताकि ये घूम फिर के मुझे और मिल जाए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्लान का मकसद ये नहीं होता है कि आपको उसमें रिटर्न क्या है। उसका मकसद ये है कि कल को खुदा ना खास्ता अगर आप नहीं होते, तो आपकी फैमिली के लिए आपका वो जो इंश्योरेंस प्लान है, लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, वो आपकी फैमिली को इतना अमाउंट दे देगा कि वो अपनी लाइफ में सस्टेन कर पाएँगे, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाएँगे आपके ना होते हुए। तो कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कभी भी अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, तो याद रखिए कि जो सबसे बेसिक प्लान होता है, जो सबसे सिंपल प्लान होता है, आप वही लोगे।
और एक्सपर्ट्स भी यही रिकमेंड करते हैं। तो आप कभी भी वो प्लान नहीं लेंगे जिसके लिए आपको वो सेल्स पर्सन बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहा होगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस कर रहा होगा। आप बल्कि वो प्लान लेंगे जो आपके हिसाब से सूटेबल है और सबसे बेसिक है। नंबर 2 आ जाता है कि आप किसी भी पर्सनलाइज़ चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। पर्सनलाइज़ चीज़ क्या होती है? अगर आपने डेट ले रखा है, आपके ऊपर किसी भी तरीके का कर्ज़ा है, तो आप सबसे पहले उस कर्ज़े को, उस डेट को ख़त्म करेंगे। जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे? आपके पास कोई लम सम अमाउंट अगर कहीं से आ जाता है, आपने रिसेंटली अभी गाड़ी बेची है या घर बेचा है या कोई आपकी इंश्योरेंस या किसी इंश्योरेंस से आपको पैसा आया, कोई भी लमसम अमाउंट अगर आपके पास आता है, तो सबसे पहला मकसद उन पैसों को सेव करना या इन्वेस्ट करना नहीं होगा, बल्कि उस पैसों से आप अपने डेट को, अपने कर्ज़े को ख़त्म करेंगे। फिर आ जाता है एनपीएस। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि आपके रिटायरमेंट के लिए होते हैं। तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको सूटेबल लगती है। फिर आ जाता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ना एक बहुत बढ़िया चीज़ है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ना आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 3 महीने के बीच में इशू करता है, जो कि एक तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, कोई फिजिकल गोल्ड नहीं होता है, जिसकी मैच्योरिटी लगभग 5 से 8 साल के बीच में होती है। तो ये एक गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जिसमें साल का 2.5% हमें इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो अगर ये जब भी आते हैं, आप इनको 1 या 2 या 3 अपनी क्वांटिटी में ले लेते हैं और अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ इसको भी कंसीडर करके चलते हैं, तो एक टाइम के बाद आपके पास एक ठीक-ठाक अमाउंट एज़ अ गोल्ड हो जाता है, जो कि बैक्ड बाय आरबीआई होता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट। अब आप करेंगे फाइनली इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने अपनी बाकी चीज़ों को कंसीडर कर लिया, यानी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, गोल्ड, इमरजेंसी फंड, सबको आपने कंसीडर कर लिया, तो आप फाइनली अब अपनी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान कैसे देंगे? आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। स्टॉक्स कैसे खरीदेंगे? या तो आप अगर स्टॉक्स के बारे में समझ रखते हैं, तो आप फंडामेंटल्स पढ़ के, एक कंपनी की पीएनएल पढ़ के, फंडामेंटल्स को पढ़ के, पीएनएल को पढ़ के आप अगर स्टॉक्स को पिक करते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आप इतना नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं? आप बास्केट ऑफ स्टॉक्स ले सकते हैं, जो कि मैंने शायद अपनी वीडियोस में बताया था कि स्मॉल केस ट्राई कीजिए। स्मॉल केस में आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ बास्केट ऑफ स्टॉक्स मिलते हैं, जिससे आप एक बार में ले सकते हैं या फिर उस पे एसआईपी करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें आइडिया नहीं है कि आईटी सेक्टर में कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं या फिर एफएमसीजी सेक्टर्स में कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, तो हमने एक बार में एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स उठा लिया। अब ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जनरली बता रहा हूँ कि स्टॉक्स लेने के ये तरीके होते हैं। या तो आप खुद से रिसर्च कीजिए या फिर आप बास्केट ऑफ स्टॉक्स ले लीजिए, लेकिन अपनी रिसर्च खुद कीजिए। फिर आ जाता है म्यूचुअल फंड, कि अगर आप स्टॉक्स नहीं लेना चाहते हैं और आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवाना चाहते हैं, तो बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। आप अपनी रिसर्च कीजिए और बेस्ट म्यूचुअल फंड उठाइए। और अगर स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक लेवल से और आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये की एसआईपी करवा सकते हैं। फिर आ जाता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है और आपको लगता है कि रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो रियल एस्टेट में भी करिए। लेकिन उसके पहले आप थोड़ा रियल एस्टेट के बारे में और बेटर तरीके से जान जाइए। कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है, यील्ड इनकम क्या होती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कीजिए। तो ये जो पर्सनल फाइनेंस के थंब रूल्स होते हैं, जिनके बारे में अक्सर मैं अपनी वीडियो में बात करता हूँ, ये कहीं न कहीं डम रूल्स भी होते हैं। डम रूल्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमें एक आइडिया तो दे जाते हैं कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे स्ट्रैटेजाइज़ करना है अपनी पर्सनल फाइनेंस को। लेकिन अगर हम इनको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। तो इन थंब रूल को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, बल्कि अपने हिसाब से या फिर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। आई रियली होप दिस वाज़ हेल्पफुल। Thank you so much for watching my video.